में 10,000 आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत लंबी छलांग लगाने का प्रयास कर रहे हैं और झांसी विधानसभा सदर से सपा के प्रमुख दावेदारों में से एक आकाश यादव जी। नमस्कार सर। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने की सोच रहे हैं? सर मैं पहले तो आपको स्वागत करता हूँ और आपके चैनल को स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि हमारे मुद्दे कोई नहीं, हमारी असलियत जो है वो आज सामने है। बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि मैंने हमारी झांसी विधानसभा में 60 वार्ड है, लगभग हर 60 पूरे 60 वार्डों में मैं खुद गया हूँ। जैसा कि आज सत्ताधारी लोग कहते हैं कि झांसी को हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है, तो मुझे हंसी आती है लोगों पर जब ये लोग कहते हैं कि झांसी को स्मार्ट सिटी बना दिया है। मैं ये कहता हूँ कि स्मार्ट सिटी कतई नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 LCD टांग देने से ये कतई स्मार्ट सिटी नहीं कहलाएगी। जब तक हर घर में रोजगार नहीं होगा, हर घर में बिजली नहीं होगी, हर घर में पानी नहीं होगा। हालांकि जब हम कहते हैं कि बिजली और पानी, तो लोग हंसते हैं कि बिजली आजकल तो आ रही है, लेकिन हम कहेंगे कि आप उन गलियों में नहीं गए जहां लोग आज भी बहुत परेशान हैं। इस सरकार ने, बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी बहुत परेशान किया है आम जनमानस को। और पानी के लिए भी आज हमारे बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं झांसी में कि कहीं ना कहीं पानी की बहुत कमी है। जब मैं गया हूँ वहां पर और मैंने असलियत देखी है कि हाँ, सचमुच यहाँ पर पानी की इतनी कमी है कि वहां की माओ को मैंने देखा है कि 20 रुपए का कैंपर खरीद कर वो अपने बच्चों को पानी पिलाती है। तो ये मुद्दे हैं हमारे। आपने कहा है जहाँ बिजली और शिक्षा, आपकी पार्टी को भी 2 बार मौका मिला है उत्तर प्रदेश में, तो क्या इसमें आपकी पार्टी की नाकामी नहीं है? आप कहते हैं हमारी पार्टी की नाकामी। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर बिजली पे काम किया है तो माननीय अखिलेश जी ने काम किया है। और आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि बिजली पे काम किसने, कौन सी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। नहीं, रोजगार की बात आप करते हैं तो रोजगार के मुद्दे पे अखिलेश यादव जी की 5 साल सरकार रही, वो भी शायद आपको सवाल उल्टा पूछना चाहिए था कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही, किस तरीके से पेपर कैंसिल हो जाते हैं। आपको ये भी मुद्दा रखना पड़ेगा कि एंड टाइम पर आप लोग तैयारी करते हैं, हमारे युवा साथी तैयारी करते हैं, हर चीज की दौड़ में फिजिकली भी तैयारी करते हैं, मेंटली भी तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब पेपर आता है तो पेपर देते हैं, और उसके बाद एंड टाइम पर जब रिजल्ट आना होता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये पेपर लीक कहाँ से होता है, आपको ये भी रखना पड़ेगा। आपको ये भी बात रखनी पड़ेगी कि सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछे, ना कि विपक्ष से सवाल पूछे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रेलवे ने 2019 लोकसभा चुनाव के पहले 1 लाख वैकेंसी निकाली थी, उसका पेपर नहीं हुआ। अगर ये सत्ताधारी दल का फेल्योर है तो कहीं ना कहीं आपका भी फेल्योर होगा कि आप विपक्ष के रूप में उस मुद्दा को उठा नहीं पाए। नहीं, ये गलत है। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे को, बेरोजगारी को उठाया है तो माननीय अखिलेश जी ने उठाया है। आप शायद भूल गए होंगे कि कुछ समय पहले उन्होंने पूरे प्रदेश में साइकिल चलाई थी, और ये किस लिए चलाई थी? ये बेरोजगारी के मुद्दे पर चलाई थी, और ये गरीबी के लिए चलाई थी कि गरीब कितने लोग हो रहे हैं, जो गरीब थे वो और गरीब हो रहे हैं, जो अमीर थे वो और अमीर हो रहे हैं। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि जब पेपर होते हैं, स्टूडेंट्स के पेपर होते हैं, आप भी एक युवा है, मैं भी एक युवा हूँ, जब हम लोग पेपर देते हैं तो आम तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि 400-500 रुपए का एक फॉर्म आता है, सिर्फ एक फॉर्म आता है 400-500 का। तो जितने भी युवा साथी हमारे जो फॉर्म भरते हैं और जो वैकेंसी के लिए इंतजार करते हैं, वो जब फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपए का एक फॉर्म, समझ लीजिए। तो जब ये वैकेंसी जब कैंसिल हो जाती है तो ये फॉर्म का पैसा कहाँ जाता है, ये पैसा कहाँ जाता है? ये भी बहुत बड़ा घपला है, आप सबको मानना पड़ेगा और इसकी बात को भी उठाना पड़ेगा। वैकेंसी कैंसिल, इस पर सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं कि हम फ्रेश वैकेंसी कराते हैं, जहां हमें कमी पकड़ में आती है हम वहां पे पेपर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो वैकेंसी कमी पकड़ने के बाद भी वैकेंसी कैंसिल नहीं कर देते। शायद आपको मैं आपसे ये कहूंगा, एक बार आप फिर से देखिए,
कि सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली सरकार समाजवादी सरकार है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा भी की है, अभी फिर घोषणा की है कि 2022 में सरकार आते ही 10 लाख नौकरियां समाजवादी सरकार देगी। और आप अभी की सरकार से पूछिए कि आपने कितनी नौकरियां दी हैं। आप प्रदेश की सरकार से पूछिए और आप देखिए प्रदेश की सरकार ने अभी कुछ समय पहले, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल उठाया था कि कुछ दिनों पहले इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाई थी कि 4 लाख युवाओं को नौकरी दी है। जब इनका ट्विटर पे गया, ट्विटर हैंडल पे लोगों ने शेयर किया कि कहां 4 लाख नौकरियां दी हैं, तब इनको लगा, इनको शर्म आई और वो होर्डिंग्स तुरंत हटवाई गई। तो ऐसी झूठी सरकार को आप कहां देखते हो? तो कहीं ना कहीं ये आपका फेल्यूर नहीं है, आप उस झूठ को भी नकार नहीं कर पा रहे। नहीं, हमने किया है। मैं वही कहता हूं कि आज विपक्ष को ये लोग ऐसा लोगों को भ्रमित करते हैं कि विपक्ष को आदमी कोई समझे ना, मतलब ये कोशिश करते हैं। लेकिन विपक्ष, हम लोगों ने हमेशा गरीबों की, किसानों की हमेशा मदद की है और आवाज उठाई है। और युवाओं की सबसे ज्यादा हम कहें तो आज पूरे प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का युवा चाहता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और नेतृत्व करें अपने प्रदेश का और आगे चल के देश का। कांग्रेस पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को ऐलान किया है। भारतीय आपकी पार्टी भी महिलाओं के लिए टिकट देंगी क्या? बिल्कुल, ये पार्टी का फैसला होगा और जहां से जिसकी तैयारी जैसी होगी उनको टिकट दिए जाएंगे। क्या लगता है प्रियंका गांधी इस बार सपा का नुकसान करने जा रही है या भाजपा का? मैं इस पर क्या कहूँ। आपने नाम उनका लिया है जिनका मुझे नहीं लगता कि नाम लेना जरूरी है, लेकिन हाँ, हो सकता है भाजपा का कुछ नुकसान हो जाए। यूपी को 7 पसंद है 2017 में। हाँ, लेकिन अब 7 पसंद नहीं है, 7 देख लिया है। और जैसा कि आप सबको पता है, छोटे छोटे दलों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन किया है और हमारी समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है 2022 में। 2022 में आपकी सरकार बनने वाली है जी। आप टिकट मांग रहे हैं जी। अगर पार्टी आपके नाम के अलावा किसी दूसरे नाम को करती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड मेरा कुछ स्टैंड मेरा ये रहेगा कि समाजवादी सरकार को देखिए, हमारे नेता एक हैं, हमारे नेता 10 नहीं। हमारे नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी। तो हमें उनको सीएम बनाना है। पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक विधायक बन जाते हैं तो आप पूरे प्रदेश का तो विकास कर नहीं सकते। अब में हो सकता है आप क्षेत्र का विकास करते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाएगा सरकार ना हो तो। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि माननीय अखिलेश यादव जी को उस कुर्सी पर बिठाया जाए ताकि गरीबों की मदद हो और किसानों की मदद हो। ये हमारी प्राथमिकता हमको नहीं है कि हमको ये चीज चाहिए तभी हम काम करेंगे। देखिए, मेरे पिता 30 सालों से पार्टी में है, उससे पहले भी उन्होंने काम किया है। पोस्टर चिपकाने से लेकर बूथ की राजनीति से लेकर हर तरह की पिताजी ने मेरे मेहनत की है समाजवादी पार्टी के लिए। तो आज मैं भी उनको ही देखकर बड़ा हुआ हूँ। मैं भी यही सोचता हूँ कि हम अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे और टिकट मिले या ना मिले, लेकिन हमको, हमारी पहली प्राथमिकता है कि माननीय अखिलेश जी को हम पुनः मुख्यमंत्री बनाए। पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से अपने तहसील में छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं और छात्र संघ चुनाव न होने के कारण नए नेता नहीं उभर पा रहे हैं। ये बात भी यथार्थ है। क्या आपको नहीं लगता कि ये छात्र संघ चुनाव अगर होने लगेंगे तो बड़े नेताओं को दिक्कत, अपने पुत्रों को राजनीति में सेट करने में दिक्कत आएगी? हाँ, मुझे नहीं पता कि बड़े नेताओं का आप किसका कहना चाहते हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहा, मतलब किसी दल के हों वो, किसी भी, ये बात आपने अच्छी कही है कि किसी भी दल के हों, बड़े नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस, चाहे भाजपा, चाहे सपा, चाहे बसपा, सब नेता ये चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव ना हो, नए नेता ना हो जिसमें हमारे नेता पुत्र सेट हो जाए। देखिए, मैं आपको, शायद अगर आपने मेरा बैकग्राउंड देखा हो तो मैंने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी अपनी, और छात्र राजनीति से ही मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया था। जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था, बीकेडी का इलेक्शन था, मैंने तैयारी की थी, उसकी मैंने तैयारी की थी। तब मैं समझता हूं कि किसी भी बड़े नेता ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये चुनाव ना हो। हालांकि वो चुनाव हो नहीं पाए थे, कहीं से स्टे लगी थी। और पहली बार बीकेडी का चुनाव नहीं, ऐसा आप चुनाव लड़ते बीकेडी का, आप जीतते, अगर सुनिए मेरी बात, अगर आप जीतते
तो आज आपके नाम के आगे एक चीज लगा हो, पूर्ण छात्र संघ अध्यक्ष। जी जी बिल्कुल लगा होता, लेकिन वो किसी बड़े नेता ने नहीं कोशिश की थी, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ कि किसी ने भी नेता ने कोशिश नहीं की थी कि ये चुनाव ना हो। वो चुनाव किसी और वजह से नहीं हुए थे। और मैं आपको पहली बार बताऊं कि ऐसा पहली बार हुआ था कि जो कैंडिडेट, सिर्फ एक ही कैंडिडेट नजर आ रहा था और कोई कैंडिडेट नहीं थे। बाकायदा मैं नाम उनका नहीं लूंगा क्योंकि मेरे मित्र हैं, एक जरूर थे, वो एबीवीपी से थे। तो उनसे जब हमने बात की तो वो भी बेचारे वो कहने लगे कि हम आकाश जी आपके साथ हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने विरोध नहीं। सही बात है। आपको नहीं लगता है कि आप लोग मुद्दे से भटककर अंगड़ा पिछड़ा दलित वलित में बदल रहे हैं? नहीं, कहाँ बिक रहे हैं आप? हमसे सवाल पूछिए कि हम लोग नहीं, अखिलेश यादव जी आते हैं, बगल में केशव देव मौर्य बैठते हैं, परशुराम जयंती, ब्राह्मण, वो रोजगार का मुद्दा छोड़ के ब्राह्मण यादव कुशवाहा पिछड़ा अंगड़ा करने में व्यस्त हो गए। देखिए, व्यस्त वो नहीं हुए, व्यस्तता उनकी लोगों के लिए है। नहीं, व्यस्तता उनके स्टेटमेंट में झलकता है। व्यस्तता उनके लोगों के लिए है, प्रदेश के लिए है। अब मैं आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी का नाम है समाजवादी, तो इसका नाम है समाजवादी, इसमें सर्व समाज है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब किसी को बिठाते हैं तो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई ऊंच नीच नहीं है, इसमें हर समाज का आदमी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नेता महत्वपूर्ण है। तो वो बताते हैं कि हमें हर समाज को लेकर के चलना है। 2019 में एक एनकाउंटर हुआ था झांसी में, उस पर वो एनकाउंटर फर्जी है या सही है मैं नहीं कहता। क्या वो आप लोगों का चुनावी मुद्दा रहेगा? एक देखिए, मैंने पहली लाइन में कहा था कि हमारे मुद्दे कुछ नहीं, हमारी असलियत है। असलियत जो आज असलियत है, जो आज असलियत है, उस असलियत को हम बिल्कुल उठाएंगे। और जितनों के साथ जो इन लोगों ने गलत काम किए हैं उनको भी देखा जाएगा, क्योंकि गलत काम अधिकारियों ने किए हैं। अभी फेसबुक पर एक लिस्ट वायरल हो रही है 2015 के ब्लॉक प्रमुख। आपकी पार्टी ने चुनाव में जितेंद्र प्रजापति को टिकट दिया था, लेकिन वो हार जाते हैं। 3 ब्लॉक प्रमुख अनारक्षित होते हैं, 3 ब्लॉक आरक्षित होते हैं एससी के भी, 5 होते हैं अनारक्षित प्लस पिछड़ा। उसमें सिर्फ एक कास्ट का वर्चस्व रहता है 2015 में। आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है वोटिंग, कि वोट किसको करते हैं। हम भाजपा नहीं है कि हम चीटिंग करके और महिलाओं की साड़ी खींच करके जबरदस्ती अपने अपने नेताओं को खड़ा करें। हम भाजपा नहीं है कि किसी का पर्चा छीन करके भाग जाए। हम लोग भाजपा नहीं है कि झूठ की राजनीति करें। हम लोग सच की राजनीति करते हैं, जो वोट पड़ते हैं वो दिखते हैं। नहीं, एक भाजपा वाले बताते हैं कि वो एक सपा की राजनीति जाति पे शुरू होती है, जाति पे खत्म होती है। वो उनका कहना रहता है कि अगर सपा की सरकार रहेगी तो सब पद एक ही जाति को मिलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें आप सच्चाई जान रहे होंगे। इसमें आप सच्चाई जान रहे होंगे। प्रदेश के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो किस जाति से आते हैं? हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो किस दूसरी जातियों से आते हैं। तो इस पर तो ये सवाल उठा नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप ये सवाल जरूर भाजपा के लोगों से पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए, मुंह में राम बगल में छुरी कब तक लेकर के चलोगे? सिर्फ कॉपीराइट आपका ही है श्री राम पर, हम लोगों का नहीं है। आप श्री राम ही गलत बोल रहे हैं। अपने बुंदेलखंड में सुबह सुबह आदमी सीधा राम कहता है, श्री राम होते ही नहीं है, वो तो हम भी मानते हैं। तो सुनिए, चाहे श्री राम हो चाहे सीताराम, सीता जी के बना राम अधूरी और कृष्ण जी के बना राधा जी के बना कृष्ण अधूरी है। अब ये बात नहीं। बिल्कुल मैं सच कहता हूँ, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। हम लोग सीताराम ही बोलते हैं, लेकिन मैं जो ये लोग बोलते हैं मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ कि ये कहते हैं श्री राम हमारे हैं। मैं कहता हूँ श्री राम सबके, ईश्वर सबका है। तो मैं इनके ऊपर कहना चाहूंगा। बीजेपी ने नया नारा दिया है, अयोध्या काफी झांकी है, मथुरा विवाह गई। इससे लगता है क्या सपा के बेस वोट में सेना लगेगी? लोग समझ चुके हैं जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। किसान आज परेशान है, चाहे महिला की सुरक्षा का आप ले लीजिए। जब हाथरस की बेटी पर बलात्कार हुआ
तब ये सरकार कहाँ थी? आपने देखा होगा कि आप जैसे पत्रकार बंधुओं को भी नहीं घुसने दिया था वहां पर। आप ये झुठला नहीं सकते हो। आप लोग जब वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग जब घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो किस तरीके से उच्च अधिकारी उन लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, भाजपा के लोगों को। और आप किस सरकार की बात करते हैं? जो रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं, आप इस सरकारों की बात करते हैं। और आप एक बात सोचिए कि जिस तरीके से छावनी बना दी गई थी, जिस तरीके से वो छावनी में बदलाव कर दिया गया था, अगर वो छावनी पहले डाल देती, ये लोग छावनी पहले कर देते, तो ये बिटिया का रेप नहीं होता। मैं आपसे हर जगह अखिलेश यादव जी जाते हैं, विपक्ष सब नेता जाते हैं, लेकिन एक कहावत है, नई बात नौ चलती है। क्या वो मुद्दे को आप लोग लंबा खींच नहीं पाते हैं? जैसे किसान आंदोलन 1 साल चला और सरकार को झुकना पड़ा। ये आप लोगों का भी फेल्यूर है कि आप किसी भी, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, आप 1 हफ्ता 15 दिन ट्विटर, फेसबुक और जमीन पे चलेंगे, लेकिन उस आंदोलन को लंबा क्यों नहीं खींच पाते हैं? सबसे ज्यादा अगर इस आंदोलन को लंबा खींचा है तो समाजवादी लोग। किसानों के आंदोलन में किसी राजनीतिक दल का समर्थन मैंने किसानों की बात नहीं की, क्योंकि किसान भाइयों ने बता दिया है कि यहाँ पर किसानों की ही चलेगी। और पहली बात तो यह है कि मैंने बात की है हाथरस की बेटी के ऊपर, कि किस तरीके से समाजवादी लोगों ने ये फैसला लिया था। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितनी बारी उठाया है। आप गलत हैं। सबसे पहले हाथरस में अगर कोई गया था तो डॉक्टर प्रियंका गए थे। ये बात आप फैक्ट चेक करें अपना। नहीं, फैक्ट हम चेक करते हैं, हम नहीं कहते हैं कि कौन गया कौन नहीं गया। हम ये कहते हैं कि सत्ताधारी को जाना चाहिए था। हम ये नहीं कहते हैं कि हम गए या आप गए, सबसे पहले सत्ताधारियों को वहां पर जाना चाहिए था। लेकिन वो विपक्ष वालों को भी नहीं जाने देते हैं, वो विपक्षी दलों को भी जाने देते हैं, अधिकारी ही जाते हैं वहां। क्यों जाते हैं अधिकारी? आप ये सोचिए ना कि अधिकारी जाते ही क्यों हैं? वो ऊपर का विषय है। वहां सत्ताधारी दल के लोग तो विपक्ष के लोगों को नहीं जाने देते। जैसे लखीमपुर में हुआ था, वहां पे ना प्रियंका को जाने दिया, ना अखिलेश को जाने दिया। फिर जब चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं, जब जाने देते हैं इसको। देखिए, कंट्रोल में इसलिए लेना चाहते हैं कि इनकी पोल ना खुल जाए, लेकिन इस बार इनकी पोल खुल चुकी है। जो मैंने कहा था कि ये लोग हमेशा धोखाधड़ी की राजनीति करते हैं, तो इनकी पोल खुल चुकी है। देखिए, जब ये लोग सरकार में आने से पहले इन लोग भाजपा ने ये कहा था कि हम 3 रुपए यूनिट बिजली कर देंगे। आज बिजली का दाम आपने देखा कितने रुपए यूनिट है? अभी 3 गुना कर दिया। आदिवासी किसानों के लिए बिजली हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी फ्री कर दी है सिंचाई के लिए। वो आधी सरकार चलाते हैं, उन्होंने आधा करके बता दिया है कि आधा हम देंगे। आधी सरकार चलाते हैं, हमने तो पूरी फ्री की है कि सिंचाई के लिए पूरी फ्री कर देंगे किसानों के लिए, और 300 यूनिट बिजली भी फ्री कर देंगे। यूपी का चुनाव मोदी जी बोले थे यूपी में कि अगर यूपी अमित शाह यूपी अगर हारते हैं तो बीजेपी केंद्र चली जाएगी। इस बात में आप फैक्ट मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर लोकसभा की सीट से देखा जाए तो यहाँ बहुत यूपी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी यूपी ये जानती है कि अगर किसी ने भी विकास किया है तो समाजवादियों ने यहाँ पर विकास किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकास किया। आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा हूं और युवाओं से बस इतना कहूंगा कि युवाओं के लिए सोचा है अगर किसी ने, तो केवल और केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सोचा है। और मैं कहता हूं कि युवा भी आज, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि मैं और भी सारी स्टेट में रहा हूं, मैं गया हूं, मैं घूमता रहता हूं, और मैं बहुत सारी स्टेट में मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है। तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे स्टेट के लोग और कहीं कहीं बैकग्राउंड के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत अच्छी नजर से देखते हैं और बहुत अच्छा नेता स्वीकार करते हैं। तो ऐसे नेता हमारे देश को बार बार नहीं मिलते। ठीक है, धन्यवाद।